नमस्कार दोस्तों। 18 जुलाई से बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं आप सभी के लिए। तो सभी लोग सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और यहाँ से ही सारे प्रश्नों की पूछे जाने की आपको संभावना रहेगी। तो सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दो और हम बताने वाले हैं साथियों बीएसएफ ट्रेड्समैन के कौन से क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं। और जैसे एग्जाम होता है, जो जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा वो भी हम आपको बताएंगे। आज का पहला प्रश्न हम लोग श्रृंखला स्टार्ट करते हैं साथियों। आज का जो पहला प्रश्न है, तो पहला प्रश्न बोल रहा है कि ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा, जो ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख है यह किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 40 में है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर 44 की बात करेगा तो 44 में क्या है, समान सिविल संहिता है। क्या है, समान सिविल संहिता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अनुच्छेद समान सिविल संहिता है। वही अनुच्छेद 17 में क्या कहता है साथियों, अस्पृश्यता का अंत है। क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, मतलब छुआछूत का अंत है। 40 में ये ग्राम पंचायत है और 79 में क्या है साथियों, आपका संसद है। क्या है, संसद। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, सरला। तो संसद जो है, स से सरला, तो ये स से संसद बना, ये 79 पर है। आर से राज्यसभा बना जो कि 80 में है, और ल से लोकसभा बना जो कि 81 में है। तो आशा करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी या जयपुर। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जयपुर, राजस्थान। अब साथियों, जयपुर को भारत का पेरिस तथा साथ में याद रखिएगा इसको गुलाबी नगर भी कहा जाता है, मतलब पिंक सिटी कहा जाता है। पिंक सिटी भी कहा जाता है, किसको, जयपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है साथियों, मुंडोकपनिषद से लिया गया है। मुंडोकपनिषद से लिया गया है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में जो सर्वाधिक बोली जाती है भाषा वह कौन सी है साथियों, तो वह आपकी कौन सी है, हिंदी है। वैसे भी जनरली आप समझ सकते हो कि यूपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया आपका, ऐसे आपका उत्तराखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। तो जहाँ पर आबादी वाले ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर साथियों हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी की संख्या भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह नेपाली या कबीरदास को। तो आधुनिक युग का जो तुलसी कहा जाता है वह किसे कहा जाता है साथियों, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। किसे, मैथिली शरण गुप्त। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। 6100 किलोमीटर की, 7516, 1200 किलोमीटर की, 15200। तो ये 1200 किसी की नहीं है, 6100 जो किलोमीटर है साथियों ये तटीय की सीमा है। कितना, भारत के तटीय क्षेत्र की जो सीमा है वह 6100 किलोमीटर है। 7516 क्या है, ये द्वीपों सहित मिलाकर के, पूरे द्वीपों को अगर हम मिला दें और प्लस तटीय को मिला करके कितना है, 7516। और 15200 जो किलोमीटर है साथियों ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है। तो आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है साथियों कि ये जो भारत का है वह कुछ इस प्रकार से नक्शा बनता है। देखिए, बनाने का प्रयास करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा इसमें सही नहीं बन पाता है। ये भारत का मैप है। तो यहाँ पर इस तरफ क्या है साथियों, तो इस तरफ आपका अरब सागर है, इस तरफ क्या है आपका बंगाल की खाड़ी है। क्या है साथियों, बंगाल की खाड़ी है। और नीचे क्या है, हिंद महासागर है। तो ये तीनों कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ तमिलनाडु में साथियों क्या है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी साथियों में तीनों ये जो है मिलते हैं। तो आपका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे? तो ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है साथियों, यह एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? तो गोंडवाना लैंड का ये हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था साथियों? गोंडवाना लैंड का यह एक हिस्सा था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चिल्का झील, चिल्का झील को ही साथियों हमेशा याद रखना लैगून झील भी कहा जाता है। क्या? लैगून झील भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है? तो ये आपके उड़ीसा में है। और उड़ीसा में एक प्रश्न और बार बार आता है, कोणार्क का सूर्य का मंदिर जो है, कोणार्क सूर्य का मंदिर, ये भारत में केवल एक ही है। अब भारत नहीं अपितु दुनिया में एक ही है। तो ये कहाँ पर है साथियों? उड़ीसा में ही है। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है? तो सूर्य से संबंधित है। अगला प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो याद रखिएगा यहाँ पर एक सींग का गैंडा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? असम है। असम में ही साथियों मानस मानस राष्ट्रीय उद्यान है। सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दो आप सभी लोग, ताकि हम अगला वीडियो और भी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आपके सामने लेकर आए, जिससे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई आप करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो याद रखना सूर्य के सबसे जो दूर ग्रह है वह कौन सा है? वरुण है। क्या है? वरुण। याद रखने का अच्छा तरीका है, देखो ब स पा, बसपा आप सभी को पता है। बसपा में देखो ब से क्या हुआ? बुध हो गया, ये सबसे समीप है। स से शुक्र हो गया, प से पृथ्वी हो गया, म से मंगल हो गया, और फिर इसके बाद क्या है साथियों? वृष, वृष, अरुण वरुण, अरुण वरुण। ठीक है, तो देखो बस से क्या हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आठों ग्रह साथियों सूर्य से दूरी पर हैं। तो सबसे दूरी पर कौन है? वरुण है। आपका ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों याद रखना, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी को साथियों अगर हम बात करें, ये छोटा टूटा मोटा हमारे भारत का नक्शा है, ये भी सही से नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमारी साथियों ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो यहाँ से आते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए फिर यहाँ से साथियों ये असम से होते हुए साथियों कहाँ पर आते हैं? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं। और यहाँ तिब्बत में किस नाम से जानते हैं साथियों? तो तिब्बत में सांपोक के नाम से जानते हैं। जमुना बांग्लादेश में और तिब्बत में साथियों इसे सांपो के नाम से जानते हैं, इसको ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे लंबी नदी है। पद्मा गंगा को साथियों बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आपको ये भी सारे फैक्ट आपको याद रखने चाहिए। शिवालिक पहाड़ियों में निम्न में से किसका हिस्सा है? तो शिवालिक जो पहाड़ियां हैं किसका हिस्सा है? तो देखो अपना जो हिमालय पर्वत है इसको 4 भागों में बांट करके अध्ययन किया जाता है। सबसे जो ऊपर है इसको ट्रांस हिमालय क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय। निचले वाले स्तर को बृहत हिमालय कहते हैं, बृहत हिमालय कहते हैं। वहीं और इसके नीचे वाले को लघु हिमालय कहा जाता है। क्या? लघु हिमालय। और सबसे निचले वाले को क्या कहा जाता है? शिवालिक हिमालय कहा जाता है। तो शिवालिक किसका है साथियों? हिमालय का हिस्सा है। और ये जो हिमालय पर्वत है ये दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है। और ये जो अरावली पर्वत है साथियों, ये अरावली ये दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। भारत ही नहीं अपितु दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत है। विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वह कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? तो तमिलनाडु में कौन कौन सा साथियों? आपका एन्नौर हो गया, फिर आपका तूतीकोरिन हो गया, ठीक है, और एक आपका चेन्नई हो गया बंदरगाह। तो देश में कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो देखो ध्यान से साथियों, जैसे ये हमारा क्या हो गया? भारत का नक्शा कुछ हो गया। तो अगर हम ऊपरी भाग अभी जस्ट हमने बताया था साथियों, ये कुछ इस प्रकार से देखो यहीं पर एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं।
यहाँ पर क्या है, हिमालय पर्वत है, तो ये हिमालय पर्वत सबसे नवीन है, तो यहाँ की जो मिट्टियाँ रहेंगी वो सब क्या है, नवीन है। यहाँ पर मैदानी है, तो ये हमारा मध्यम है। और इतने में सब में क्या है साथियों, पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, तो ये सबसे प्राचीन है। तो प्रायद्वीपीय जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है साथियों, ये सबसे क्या है, प्राचीन है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फिर वही बात नक्शे की बार बार आ जा रही है। तो यहाँ पर साथियों दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वह कौन सी है? यहाँ पर अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुडी है, और अनाई मुडी ही साथियों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। तो आपके 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो बस आज इतने ही प्रश्न हम लोग रखते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर हम अगली क्लास में और सारे क्वेश्चन, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है बट वो सब हम आपको बाद में कराएंगे, आप देख सकते होंगे, वो सब हम आपको बाद में कराएंगे। बट सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आशा करते हैं आप सभी लोग एकदम अच्छे से कल पुनः अच्छे से तैयारी करेंगे और चीज़ों को अच्छे से एग्जाम में पूरा देने का प्रयास करेंगे। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।